सब्सक्राइब करिए बी योर डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक की नोट्स चाहिए, अगर रिटर्न में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट beyourdoctorweb.com वहां से आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी मेडिकल फील्ड के आर्टिकल अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ना है तो बहुत सारे आर्टिकल आप ये वेबसाइट से पढ़ सकते हो। मायस्थेनिया ग्रेविस ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे मसल्स में बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है, चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा थकान लगता है, चल फिर नहीं सकते हैं, हमारी आंखें ये झुक जाती हैं, ऐसे सिम्टम्स इसमें होते हैं। अगर ये टॉपिक ऐसे ही मैं आपको कह दूं तो ठीक तरह से समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। इसलिए लॉजिकली ये पूरा टॉपिक आपको ठीक तरह से समझ में आए, इसलिए इसके रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये पहले हम समझेंगे। उसके बाद ये मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज में क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, निदान कैसे होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम समझेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में जैसे आप यहां इमेज में देख रहे हो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जिसमें न्यूरो यानी कि न्यूरॉन और मस्कुलर यानी कि मसल्स, ये दोनों पार्ट के बीच का जो जंक्शन है ये जब वर्क करता है तब हम बॉडी की कोई भी मूवमेंट है ये कर पाते हैं। अगर आपको हाथ उठाना है या फिर आई को क्लोज ओपन करनी है तो ये पार्ट का कार्य करना अनिवार्य है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मायस्थेनिया ग्रेविस जैसा डिजीज हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये पार्ट नॉर्मली कैसे वर्क करता है। आपके ब्रेन से कोई भी मैसेज निकला, मान लीजिए आपको हाथ उठाना है, तो ये मैसेज लास्ट न्यूरॉन तक आएगा। जब वहां मैसेज आएगा तब वहां कैल्शियम आयन की एंट्री होगी। कैल्शियम आयन की जैसे ही एंट्री होगी वहां से एक केमिकल रिलीज होगा जिसे एसिटाइल कोलाइन नाम दिया जाता है। जब ये केमिकल रिलीज होता है तो ये न्यूरॉन की तरफ से वहां से आगे की तरफ आता है और बीच की स्पेस में आ जाता है, जो ना तो न्यूरॉन है और ना तो मसल्स है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि ये केमिकल जो मसल्स का ऊपर की तरफ का पार्ट है वहां कुछ चाबी होती है जिसे रिसेप्टर कहा जाता है। ये केमिकल और रिसेप्टर ये दोनों चिपक जाते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, तब जाके मसल्स में पावर मिलता है, मसल्स में मैसेज मिलता है और तब जाके हम जो कोई भी मूवमेंट करनी है ये कर पाते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मसल्स में कोई भी कार्य करना है, किसी भी मसल्स हो, हाथ का हो, पैर का हो, हमारे बॉडी का कोई भी मसल्स हो, उसमें कार्य करना है तो मैसेज भी मिलना चाहिए, केमिकल भी रिलीज होना चाहिए, रिसेप्टर से भी मिलना चाहिए, तब जाके यह कार्य होता है। अब ये डिजीज के बारे में समझते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है, तब जाके मसल्स में प्रॉब्लम होते हैं, मसल्स में थकान लगती है, मसल्स ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि मैसेज भी मिलता है, केमिकल भी रिलीज होता है, बीच की स्पेस में भी आता है, लेकिन वहां से आगे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे आप मसल्स की ऊपर की तरफ रिसेप्टर देख रहे हो, ये रिसेप्टर जो है उसके आगे कुछ एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो ये रास्ता है इसे ब्लॉक कर देती हैं। कुछ रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ रिसेप्टर के आगे ये उसका रास्ता बंद हो जाता है, एंटीबॉडीज वहां आ जाती हैं। उसकी वजह से केमिकल और रिसेप्टर दोनों का जो मिलन होना चाहिए, दोनों का कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ये ठीक तरह से नहीं बन पाता है और उसकी वजह से मसल्स में ठीक तरह से मैसेज नहीं पहुंचता है। आपको हैंड की मूवमेंट करनी है तो अगर ये मसल्स में मैसेज ही नहीं मिला तो आप ये मूवमेंट नहीं कर पाओगे और कर भी पाओगे तो बहुत ही ज्यादा उसमें थकान लगेगी। तो ऐसे करके डिस्टर्बेंस होता है, तब जाके मायस्थेनिया ग्रेविस जैसा डिजीज होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि अपने आप होने वाला डिजीज है। जो हमारी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी को ही हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन से कुछ खतरा लगता है, उसे रिसेप्टर से खतरा लगता है, तब जाके उसके आगे जो एंटीबॉडीज बन जाती है ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। बॉडी खुद को सेव करने के लिए कुछ कार्य करती है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बॉडी को ही ये अपना दुश्मन मान लेती है, ये रिसेप्टर को ही दुश्मन मान लेती है और उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, अपने आप डिजीज हो जाता है, जिसमें ये रिसेप्टर के आगे एंटीबॉडीज क्रिएट
हो जाती है, वहां एंटीबॉडीज चिपक जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं इसके सिम्टम्स के बारे में, जो बहुत ही इजी और बहुत ही लॉजिकल है। ये डिजीज ज्यादातर मिडिल एज में देखने में मिलता है, और इसमें एक बात तो तय है कि हमारा बॉडी का कोई भी मसल्स हो तो वो मसल्स में ठीक तरह से मैसेज नहीं पहुंचता है, उसमें ठीक तरह से पावर नहीं मिलता है, और उसके कारण हर एक मसल्स में कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही। आई से हम शुरू करते हैं कि आई के मसल्स में इतनी ज्यादा वीकनेस होती है कि उसके कारण हमारी आंख झुक जाती है, जिसे टोसिस कहा जाता है। कई बार वीकनेस के कारण जो विजन है ये डबल हो जाता है, जिसे डिप्लोपिया कहा जाता है, जिसमें एक ही चीज हमें दो दिखती है। तो ये जो सिम्टम्स है आई का, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है, और मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में ज्यादातर ये देखने में मिलता है। उसके बाद जो गले के मसल्स हैं उसमें भी इतनी ज्यादा वीकनेस होती है कि हमारा जो गला है ये झुक जाता है। उसके अलावा फेस के मसल्स में वीकनेस के कारण ठीक तरह से हम चबा नहीं सकते हैं, स्वेलोइंग नहीं कर सकते हैं, इवन बोलने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। उसके अलावा जो हमारा हैंड है, लेग है, उसमें भी चलने फिरने में, हाथ उठाने में बहुत ही ज्यादा थकान लगती है, वीकनेस लगती है। अगर आप इसके पेशेंट को अगर ऐसे बोलो कि आप 20 बार हाथ ऐसे उठा लो तो ये नहीं उठा पाएगा, क्योंकि शुरू में तो कर लेगा, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, केमिकल प्रोसेस, ये नहीं हो पाती है, मसल्स में ठीक तरह से मैसेज नहीं मिलता है, और लास्टली पेशेंट को बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। उसको अगर अपने हेयर भी सेट करने हैं तो ये भी रेस्ट लिए बिना ये नहीं कर सकता है। तो इतनी ज्यादा इसमें फटिगेबिलिटी होती है, इतनी ज्यादा इसमें वीकनेस होती है। और जब ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी वहां के मसल्स में अगर ये उसकी इफेक्ट हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने लगती है। तो ऐसे करके मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि ये डिजीज का निदान कैसे होता है। ये बहुत ही सिंपल है। पेशेंट के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसके जरिए डॉक्टर को डाउट जा सकता है और वहां से निदान हो सकता है। फिर दूसरा, ब्लड रिपोर्ट के जरिए जिसमें ब्लड लिया जाता है, और अगर ये ब्लड में एंटीबॉडीज पाई जाए, जो मैंने आपको जंक्शन में बताया था कि जो रिसेप्टर है उसके आगे एक ब्लॉकेज हो जाता है, उसका जो रास्ता है ये बंद हो जाता है, तो ये एंटीबॉडीज अगर ब्लड में पाई जाए तो वहां से ये उसका डायग्नोसिस हो सकता है कि ये पेशेंट को ये डिजीज है। उसके अलावा एक ये भी टेस्ट किया जाता है जिसे टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है, जिसमें वेन में एक दवाई दी जाती है, एंडोर्फोनियम करके दवाई दी जाती है, और ये दवाई देने के बाद जितने भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं, उसे थकान लगती हो या फिर आई है ये क्लोज रहती हो, तो ये दवाई जैसे ही देते हैं तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं ये विदिन 30 सेकंड्स में इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट 2 से 3 मिनट तक ही रहती है। तो ये दवाई देने के बाद अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए और फिर से 3 मिनट के बाद पेशेंट को यही दिक्कत होनी शुरू हो जाए, तो उस पर से ये जजमेंट हम ले सकते हैं और ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऐसे करके टेंसिलोन टेस्ट की जाती है। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मैनेजमेंट क्या है, ये डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमारा एम ये रहता है कि पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो और पेशेंट को कम से कम उसकी दिक्कत हो। ये एम से दवाई दी जाती है जिसमें नियोस्टिग्माइन हो, पाइरिडोस्टिग्माइन हो, ऐसी दवाई दी जाती है। ये दवाई कार्य ये करती है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें जो केमिकल रिलीज होता है एसिटाइल कोलाइन, ये केमिकल को तोड़ने वाला एंजाइम उसे ही कम कर देती है, और उसकी वजह से ये जो एसिटाइल कोलाइन केमिकल है उसकी मात्रा वो जंक्शन में बढ़ जाती है और उसके कारण सिम्टम्स इंप्रूव होने लगते हैं। तो एक ये दवाई दी जाती है। फिर दूसरा इम्यूनोथेरापी, जिसमें स्टीरॉयड दी जाती है जैसे कि प्रेडनिसोलोन। ये देने के बाद भी हमारी उसमें जो केमिकल है उसकी मात्रा बढ़ती है और सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन एक सर्जरी का रहता है जिसमें थाइमेक्टोमी, जिसमें थाइमस ग्रंथि है उसे ही निकाल दिया जाता है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो ये सर्जरी के बाद भी सिम्टम्स ज्यादातर इंप्रूव होने लगते हैं। और लास्ट, आप आयुर्वेदिक है या फिर होम्योपैथिक, उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं और कुछ ना कुछ सिम्टम्स में उसमें से भी फायदा मिल सकता है। तो ये हमने समझा कि मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज क्या है। होप
यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।